हेलो क्लास 8 कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे प्यारे और मज़े में होंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन वे में जी रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सब आ गए हो क्लास 8 में और आप सभी की क्लास 8 में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू क्लास 8 एंड वेलकम टू गाइस केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू ऑल टू कमिंग इन टू क्लास 8 एंड this year is very special because now we will start studying chemistry as a separate subject। एच सब्जेक्ट सेपरेट सब्जेक्ट तो बच्चों आपने क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दिए। बट यहाँ पे हमने जिन टॉपिक्स को आपने क्लास 6 में पढ़ा है, जिन टॉपिक्स को क्लास 7 में पढ़ी है, सेम वही टॉपिक्स बच्चों आप यहाँ पे भी देख सकते हो, क्लास 8 में भी पढ़ने वाले हो। सेम वही चैप्टर्स हैं। आपने चैप्टर 1 क्लास 6 में भी मैटर पढ़ा था और क्लास 8 में भी चैप्टर 1 बच्चों आपका मैटर। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जो आपने 6 में पढ़ा है, जो आपने 7 में पढ़ा है, ठीक उसी का थोड़ा सा एडवांस और डिटेल वर्जन जो है बच्चों आप यहाँ पे क्लास 8 में गाइस पढ़ने वाले हो। तो गाइज बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस। डू यू लाइक साइंस? तो यस, आई नो योर आंसर इज डेफिनेटली yes. Okay, very good students. Students, chemistry is not just subject. Chemistry is everywhere. Students, you breathe air. Is air is part of chemistry. You drink water. It's also chemistry. Your even body, your body is also a part of chemistry or is a chemistry. Chemistry helps us understand the world at प्रैक्टिकल लेवल। ये जो प्रॉपर वर्ल्ड है बच्चों, इसे हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पर प्रॉपर इसके पीछे की फंक्शनलिटी क्या होती है, इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में बच्चा हमारा केमिस्ट्री तो हेल्प करता है। केमिस्ट्री तो हेल्प करता है। तो मेरे दोस्त, जिस प्रकार से आपने क्लास 6 में पढ़ी, जिस प्रकार से आपने क्लास 7 में पढ़ी, 6 की भी प्रॉपर जो केमिस्ट्री की वीडियो है वो चैनल पे अपलोडेड है, क्लास 7 की भी अपलोडेड है। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं जिनको इनके बारे में पता ना हो, तो दोस्त आप अपने छोटे मोटे भाई बहन अगल बगल पड़ोसी को भी जो आपसे कभी पूछे तो उनको ऑनलाइन कैसे स्टडी करनी है, ऑनलाइन कैसे केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट की जो प्रॉपर नोट्स है वो फिनिश करनी, अंडरस्टैंड करनी, तो आप प्लीज़ एक बार अपने दोस्तों में साइंस स्टेशन जो चैनल बच्चों, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं साइंस स्टेशन, और उन्हें बोले कि वो चैनल को प्रॉपर लाइक भी करे और बच्चों सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आज की वीडियो में ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आज की जो हमारी क्लास है मैटर की, उसे बच्चों स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो आप सभी की बहुत ही सिंपल और बेहतरीन आंसर आने की मुझे उम्मीद है। तो हम चुका आज केमिस्ट्री का डे 1 है, क्लास 8 में आपका फर्स्ट क्लास है। तो हम लोग थोड़ी फिर केमिस्ट्री के बारे में बच्चों बात कर लेते, तो उसके बाद तो हमें पढ़ना ही है। फिर हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा जो चैप्टर 1 है क्लास 8 केमिस्ट्री की जो चैप्टर 1 है बच्चों, इसके बारे में तो हमें पढ़नी ही है। ठीक ना, चलिए। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हो, क्या बोलोगे केमिस्ट्री? यदि आपसे पूछा है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, विच व्हाट यू स्टडी इन केमिस्ट्री, तो बच्चों इसका आंसर आप क्या दोगे? तो बच्चों आप लिख सकते हो कि केमिस्ट्री इज, यहाँ से आपको बतानी है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये प्रॉपर क्या है बच्चों? तो साइंस की एक ब्रांच है ना, विच स्टडीज, आप ऐसे भी सकते हो, इन विच वी स्टडीज मैटर। हम लोग जो है इसमें क्या पढ़ते हैं बच्चों? मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे दोस्त, कैरेक्टरिस्टिक्स और जो प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में आप पढ़ते हो। तो बच्चों ये आप जो प्रॉपर डेफिनेशन है शॉर्ट में व्हाट इज केमिस्ट्री की क्लास 8 लेवल में, ये आप क्वेश्चन के जो आंसर बता सकते हो। केमिस्ट्री में लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? तो केमिस्ट्री में लोग थिंग्स आर मेड, हाउ थिंग्स आर मेड, व्हाट थिंग्स आर मेड, हाउ दे बिहेव, हाउ दे चेंज, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। चलो इसे हम लोग क्लीन कर दूँ। जो भी चीज़ आपको नोट करनी हो वीडियो को पॉज करके चीज़ें साथ ही साथ आप नोट कर सकते हो। जब भी पढ़ते हो ना बच्चों, तो पढ़ने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है कि आप एटलीस्ट ना एक कॉपी और पेन जो है वो साथ में लेकर के बैठा करो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे, आप शायद क्या करो, तो फटाफट अपने कॉपी में जो है वो नोट्स बना लो, उसे नोट कर लो, ताकि रिवीजन करने के टाइम आपको आसानी हो। नहीं तो आप ऐसे ना वन शॉट वीडियो पूरी देख लेते हो, वन शॉट वीडियो देख लेते हो और आपको लगता है मैं पूरी चैप्टर्स को लर्न कर लिया हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है फर्स्ट टाइम में कर पाना। यदि आपने इसके पहले जो है नोट्स कंप्लीट करी है, पढ़ी है, फिर यदि दोबारा वन शॉट देखते हो तो आपकी रिवीजन हो जाती है। तो ऐसे करके आपको पढ़नी होती है। यदि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, ताकि वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। या फिर इसके पहले यदि आपने बुक्स में, कॉपीज में, ट्यूशन में, अपने स्कूल्स में पढ़ लियो हो, फिर आपको वन शॉट में रिवीजन करनी एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है ना। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका बड़ा भाई, आपके टीचर, आपके
कह सकते हो, जो भी अपना मान सकते हो, और आपके अनुसार जैसा आपको होगा वैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपकी कोई स्पेशल नीड्स हो तो जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो से आपके अनुसार वो कर दूंगा। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों मैटर से। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक एंड दैट इज मैटर। लुक अराउंड योर क्लासरूम। अब जहाँ भी हो, क्लासरूम में नहीं हो तो अपने मीन्स कह सकते हो जहाँ भी बैठे हुए हो, लुक अराउंड योर सेल्फ। अब जैसे ही अपने अराउंड या फिर लुक करते हो बच्चों, तो आपको क्या दिखती है? तो आपके सामने बहुत सारी कह सकते हो एक्सेसरीज और स्टेशनरी दिख रही है। सबसे पहले तो आपको मोबाइल दिख रहा है बच्चा, मोबाइल दिख रही है, ये क्लोथ्स दिख रही है, आपके सामने बेंच टेबल कुर्सी कुछ तो लगी पड़ी है ना, टेबल लगी होगी, वो होगी, इवन बुक होंगी, और वो सब कुछ नहीं बच्चों, आप ब्रीदिंग कर रहे हो ना, तो एयर है ना, एयर है ना। दीज ऑल थिंग्स आर, मेरे दोस्त, दीज ऑल थिंग्स आर मैटर। ये सभी के सभी क्या है? मैटर है। जैसे बच्चों मेरे हम लोगों ने क्लास इंग्लिश वाले क्लासेस में, बच्चों इंग्लिश वाले क्लासेस में, यहाँ पे तो नहीं, मैंने तो यूट्यूब पे नहीं कराई है, बट आपने पढ़ाई है इंग्लिश क्लासेस में नाउन के बारे में। और नाउन क्या था? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। तो इसमें देखते हो एवरीथिंग, एवरी जितनी सी जो भी चीज़ें आप अपने आसपास में देख पा रहे हो, वो सभी के सभी नाउन कहलाने लगता है ना, क्योंकि आप जो भी चीज़ें, जितने भी थिंग्स देखते हो वो नाउन है, जो पर्सन देखते हो वो नाउन है, जो एनिमल देखते हो वो नाउन है, जो आपका थॉट है, पढ़ाई लिखाई वगैरह, ये सभी आपके नाउन से में आ जाते हैं। तो जिस प्रकार से बहुत सारे, ऑलमोस्ट जितनी सारी चीज़ें आपके आसपास की सभी से के सभी आपके इंग्लिश में नाउन कहलाते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश सॉरी केमिस्ट्री में यहाँ पे वो सभी सब्सटेंसेस बच्चों मैटर कहलाते हैं। ठीक है, बट ये मैटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? एग्जाम में आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हो? तो बच्चों मैटर की जो डेफिनेशन है मेरे दोस्त, मैटर की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग, यहाँ पे लिख सकते हो मैटर इज। और आई थिंक मैं जो ये लिख रहा हूँ प्रॉपर आपको आ रही है, बट मैं शॉर्ट में रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्योंकि प्रोसेस है ना, आप स्टार्ट करते हो चैप्टर पढ़ाना तो आपको इन चीज़ों को कवर करनी पड़ेगी, ताकि जिनको आ रहा है वो उसके रिवीजन हो जाए, जिनको नहीं आ रहा है प्रॉपर वो पढ़ ले। तो आपको पढ़नी है, लिखनी है, मैटर इज एनी थिंग दैट हैज मास, that has mass and occupies spaces। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी। ऑक्यूपाइज स्पेसेस, मैटर के बारे में, मैटर की डेफिनेशन में ये दो चीज़ क्या क्या? पहला, पहला तो आपने ये पढ़ रखा है कि ये इसमें एक ना कुछ मास होती है। दूसरा आपने पढ़ रखा है ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और आज की क्लास में बच्चों थर्ड और फोर्थ आपको पढ़नी है कि इट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, हम अपने सेंसेस इसको परसीव कर सकते हैं। और दूसरा कि ये क्या करता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है जब हम इससे होकर के पास होते हैं। तो इनके बारे में आज क्लास 8 में आपको इन 4 पॉइंट्स को बच्चों, वो 4 नई पॉइंट जो है वो पढ़ने वाले हो। मास स्पेस तो पहले जानते हो, ऐसे परसीव्ड और रेजिस्टेंस जो है वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हो। यदि मैं बुक के बारे में ही बात करूँ, यदि मैं बुक के बारे में बात करूँ कि बुक हमारा एक मैटर है, कैसे? हाउ अ बुक इज अ मैटर, हाउ विल यू डिफाइन एयर इज अ मैटर, हाउ कैन यू से दैट ए मैटर, मोबाइल इज अ मैटर। तो बच्चों देखो, मोबाइल है, मोबाइल के बारे में बात करें तो बताओ, क्या मोबाइल की कुछ वेट होती है? बिल्कुल होती है। इसकी वेट है मतलब मास है। क्या आप कह सकते हो कि इस मोबाइल को रखने के लिए स्पेस लगती है? तो बिल्कुल स्पेस लगती है, क्योंकि देखो जहाँ पे आप जहाँ जहाँ भी आप मोबाइल को रखते हो, तो जिस प्लेस पे प्रॉपर रखते हो तो वो उतनी दूर मोबाइल रहती है कि नहीं? सो बुक इज ऑल्सो ए मैटर, मोबाइल इज ऑल्सो ए मैटर, बट प्रश्न इज, क्वेश्चन इज एयर इज ऑल्सो मैटर? तो स्टूडेंट्स, यू कैन से एयर इज ऑल्सो ए मैटर, बट क्या कैन वी सी एयर? क्या हम लोग एयर को प्रॉपर सी कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। बट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, लेकिन ये जो एयर वो ऑक्यूपाइज करता है स्पेस। बट हाउ विल यू डिफाइन, हाउ विल यू डिफाइन दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी जो है हम लोग क्या करते हैं, जो बलून होती है ना, प्रॉपर बलून, इस बलून को क्या करते हैं? एयर डाल करके इन्फ्लेट करते हैं ना। तो जब हम लोग एयर डालते हैं तो यदि स्पेस लेता है, तभी तो ये जो बलून है उसकी प्रॉपर साइज बड़ी हो जाती है, साइज फैल जाती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एयर ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस एंड सो एयर इज अ मैटर। ठीक ना? तो ये आप मैटर की प्रॉपर क्या डेफिनेशन है, मैटर क्या होती है बच्चों, आपने आई थिंक पढ़ लिया है कि नहीं? मैटर आपने पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ, व्हाट इज मैटर? ये तो आपने पढ़ लिया, और मैं आपको बुक में दिखा दूँ, आपके बुक्स में क्या लिखे पढ़ी है। तो यहाँ मैटर देख लो। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मैटर। केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस का, और जो क्या कर सकता है, केमिस्ट्री जो है वो मैटर, वेरियस काइंड्स ऑफ मैटर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में, फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है इसके बारे में पढ़ने को हमें बताता है, सिखाता है। जो मैटर है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड आर कॉल्ड
मैटर। जितनी भी सारी चीज़ें मैंने अपने आसपास में देख पा रहे हो वो सभी की सभी जो है प्रॉपर मैटर की ही बनी है। मैटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, देखो यहाँ लिखा है मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। तो सेंसेस से हम लोग उसको जो है परसीव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। और एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रखो, मैटर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू। मैटर ऑफर रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि इफ़ यू ट्राई टू वॉक ड्यूरिंग एन एयर स्टॉर्म, जब आप एयर स्टॉर्म के टाइम में आप वॉक करने का प्रयास करो, जब तेज़ हवाएं चल रही है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने का प्रयास करो, तो यू एक्सपीरियंस सब रेजिस्टेंस। तो आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो रेजिस्टेंस को ना। आप मान लो स्विमिंग पूल में हो, स्विमिंग पूल में हो और स्विमिंग पूल में आप चलने का प्रयास करो, तो ये जो हमारे यहाँ पे वाटर भरा पड़ा है, तो ये जो वाटर है बच्चे, ये जो वाटर है इसमें क्या है, ये भी तो हमारा मैटर ही है, ये हमारा मैटर है ना। और इसमें आप चलने का प्रयास करते हो तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और बहुत ईजिली आप चल नहीं पाते हो, जल्दी आप थक जाते हो। इसका मतलब ये जो मैटर है, ये जो वाटर है, ये जो मैटर है, ये आप पे रेजिस्टेंस जो है वो लगा रही है और आपको रोकने का प्रयास कर रही है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग बताओ ये जो मैटर है वो आखिर बना किससे है, ये मैटर जो है वो आखिर किससे बना है। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, नेचर ऑफ मैटर क्या है। तो मेरे दोस्त इसके आंसर हो जाएंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप, जितने भी तरह के आप अपने आसपास में मैटर्स देख रहे हो, जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो, वो सभी स्मॉल पार्टिकल से बच्चों बने हैं। मैटर इज मेड अप वेरी टीनी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू सी। ये इतने स्मॉल है बच्चों जिसे आप देख नहीं सकते हो। यदि आप क्या करते हो ना, शुगर की छोटी सी पीस लेते हो, शुगर की आप एक छोटी सी टुकड़ा लेते हो, कुछ प्रकार की होंगी। इसे क्या करो, पहले तोड़ दो, इसे तोड़ दो, तो कुछ इस प्रकार से होंगी। अब इन्हें क्या करो, ब्रेक अगेन एंड अगेन, इसको ब्रेक करो, ब्रेक करो अगेन एंड अगेन मेरे दोस्त, अगेन एंड अगेन यू ब्रेक, फाइनली यू विल रीच स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जब अगेन एंड अगेन ब्रेक करते हो तो एट द एंड जब आप उसके और ज़्यादा छोटा नहीं कर पा रहे हो, जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक पहुंच गए हो, जब उसे आप कितना भी ब्रेक करते हो वो ब्रेक हो ही नहीं रहा है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल डॉट की तरह है। तो ये जो प्रॉपर डॉट की तरह आपको पार्टिकल्स दिख रही है बच्चों, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं। दीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। और ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मेरे दोस्त, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बच्चा, इसे हम लोग कहते हैं एटम। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा मैटर है वो प्रॉपर एटम से बना है ना। एंड एटम कॉम्बाइंड्स, और ये जो एटम है वो टुगेदर आके मिलेगा और तब मेरे दोस्त बना लेगा वो मॉलिक्यूल। वो क्या बना लेगा, मॉलिक्यूल। वो एटम कॉम्बाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल, लर्न दिस थिंग एंड रिमेंबर दिस थिंग। नाउ वाटर इज मेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे आप देखो वाटर है, हर एक अलग अलग जो मैटर हैं उनके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। वाटर में जाते हो तो आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से ये मिलकर के बना हुआ है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर एटम से, ये जो है प्रॉपर एटम से मिलकर के बना हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है कि नहीं। दूसरा, अब यदि आप बात करते हो आयरन किससे मिलकर बना है, तो मेरे दोस्त ये जो आयरन है वो आयरन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। और आयरन मॉलिक्यूल जो है वो आयरन से मिलकर बना है, आयरन के एटम से मिलकर के बना हुआ है। तो आयरन एटम से मिलकर के, जिसे हम लोग Fe कहते हैं, उनसे मिलकर के ये बना हुआ है। अब कुछ मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। व्हेन यू ओपन परफ्यूम बॉटल्स स्मेल स्प्रिट्स एवरीवेयर, है कि नहीं। जब आप कोई जो प्रॉपर परफ्यूम की बॉटल है, कहाँ मैं लिख दूँ इसे ताकि ये अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, यहाँ पे, हाँ जी, यहीं पे लिखता हूँ। देखो, आप क्या करते हो, परफ्यूम को ओपन करते हो, तो जैसे परफ्यूम को स्प्रे करते हो रूम में प्रॉपर स्प्रे करते हो, फिर आप ये देखना पूरे रूम में फैल जाती है ना, फैल जाती है कि नहीं। ये मान लो इतनी बड़ी सी रूम है, तो प्रॉपर ये जो स्मेल है वो आपको पूरे रूम में हर जगह देखने को मिल जाती है। बट ऐसा कैसे हुआ, वाई, बिकॉज पार्टिकल्स मूव्स, क्योंकि इसमें जितने भी पार्टिकल्स थे ना, ये प्रॉपर मूव करते हैं, पार्टिकल मूव्स। दिस प्रूव्स मैटर इज मेड ऑफ टीनी मूविंग पार्टिकल्स। जिससे ये बताता है कि जो हमारा प्रॉपर मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है, ठीक है ना। क्या आप इसको समझ पा रहे हो, क्या आप इसे अपने दिमाग में इस एग्जाम्पल को भर पा रहे हो। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे ध्यान देनी है, जो आपके बुक में लिखा हुआ है एक बार मैं उसे भी पढ़ देता हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर हो सके। तो देखो, इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के बारे में बात होना कब स्टार्ट हुआ था, जो एंशिएंट फिलोसफर हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ्स थी। एक है ग्रीक फिलोसफर, वो कहते हैं कि ऑल काइंड ऑफ जो मैटर है वो प्रॉपर 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, वो है फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। और हमारे जो इंडियन फिलोसफर हैं वो कहते हैं कि एयर, वाटर, फायर तो है ही, इसके अलावा स्काई, यानी कि हमारे इंडियन फिलोसफर कहते हैं 5 चीज़ों से मिलकर के मैटर बनी है, जिसे बच्चों हम लोग पंचतत्व कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नाम याद रखना, एक है एंशिएंट फिलोसफर, फिर दूसरा यहाँ पे एंशिएंट फिलोसफर में यहाँ पे पहला है ग्रीक, ये एंशिएंट फिलोसफर है, एंशिएंट फिलोसफर फर्स्ट है ग्रीक,
और दूसरा है यहाँ पे इंडियन फिलोसफर। तीसरा आता है महर्षि कनद, और जो महर्षि कनद है वो कहते हैं फर्स्ट टाइम ये पहले ऐसे बंदे होते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड अणु। तो क्या कहते हैं, जो मैटर वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना उसे अणु कहते हैं। इस अणु को और ज़्यादा हम लोग ब्रेक करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं परमाणु के पास। यानी कि हमारे महर्षि कनद, सोचो उस जमाने में, ये आज की बात नहीं है, ये बीसी की बात है, ये जो प्रॉपर प्रेजेंट कैलेंडर है उसके बिफोर वाले कैलेंडर की बात है। उस वक्त हमारे महर्षि कनद, सोचो कितने एडवांस थी हमारी इंडियन सिविलाइजेशन, कि उस वक्त किसी ने बताया है कि जो बेचा मैटर है वो किससे बना है, तो अणु से बना है। इस अणु को और छोटा करोगे तो वो कहलाएगा बच्चा परमाणु। अब इन्हीं की ये जो महर्षि कनद है, ये जो महर्षि कनड हैं, इनकी बातों को पढ़ करके कोई ग्रीक फिलोसफर और डेमोक्राइटस नाम का एक कह सकते हो यूरोपियन आता है, वो इसको स्टडी करता है। इसका नाम जो है डेमोक्राइटस, वो इसको स्टडी करता है, इस महर्षि कनद की फिलॉसफी को स्टडी करता है, और फिर वो बताता है कि जो मैटर है वो किसे मिलके बना है, तो बच्चों वो मॉलिक्यूल नाम देता है, मॉलिक्यूल। ये जो अणु है, ये अणु को वो क्या नाम दे दिया, इस अणु का नाम उसने दे दिया मॉलिक्यूल। और जो बच्चा परमाणु है जिसे मिल करके अणु बना है, इसका नाम डेमोक्राइटस ने दे दिया है बच्चा एटम। ठीक ना, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इंडियन फिलोसफर, पहली बार आपको तो इसे प्राउड फील होगी कि कोई इंडियन भी हैं जिन्होंने प्रॉपर साइंस में योगदान दिया हुआ है। और कई सारे आपको हैं बट उनकी जो नाम है वो हिडन है, यहाँ पे आपको दिखने को मिल रही है, तो आपको प्रॉपर प्राउड फील करनी है। तो यहाँ पे देख रहे हो जो अणु नाम दी जाती है, और जो परमाणु है उसको एटम नाम जो है वो डेमोक्राइटस के द्वारा दी जाती है। उसका नाम देखो यहाँ पे लिखा है, ये ग्रीक थिंकर है डेमोक्राइटस। तो यहाँ पे आपको 4 ठो जो नाम है बच्चों वो देखने को मिल जाता है। फिर बाद में आता है जॉन डाल्टन, 5th नंबर में जॉन डाल्टन आते हैं, और ये प्रॉपर क्या है, एटम और मैटर, काइंड्स ऑफ मैटर के बारे में, प्रॉपर एक्सट्रीमली जो स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स है, इन सब के बारे में एक्सपेरिमेंट करता है, प्रूव करता है, और बहुत सारे सजेशन जो है हमें वो देता है। अभी जितने भी चीज़ें हम लोग मैटर्स के बारे में, एटम्स के बारे में जानते हैं, पढ़े हैं, उनमें कहीं ना कहीं डाल्टन जो है, जॉन डाल्टन, इसकी बहुत बड़ा कह सकते हो रोल है। ठीक है, एटम क्या है बच्चों, यहाँ पे इसको आंसर लिखी हुई कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर। यानी कि ये मैटर जो है प्रॉपर क्या है, वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, कौन, एटम। और इस एटम में जैसे मान लो यहाँ पे आयरन, आयरन मैटर है हमारे पास, आयरन मैटर है, तो ये आयरन मैटर किससे बना है, तो Fe एटम से मिलकर बना हुआ है। तो जो एटम Fe एटम की प्रॉपर्टीज है और जो आयरन मैटर की प्रॉपर्टीज है, वो दोनों कैसा रहेगा बच्चा, तो वो हमारा सिमिलर होगा। कैसा होगा, सिमिलर होगा। दीज मॉलिक्यूल्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और इसकी जो प्रॉपर इंडिपेंडेंट एक एग्जिस्टेंस भी होती है। अच्छा ठीक है, अब मैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बताता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, ये फर्स्ट बताओ कि क्या हम लोग पार्टिकल्स को नेक्ड आई से देख सकते हैं, कैन वी सी पार्टिकल्स इन नेक्ड आईज, नेक्ड आई से क्या हम लोग उसको वॉच कर सकते हैं, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा नो, चूंकि वो इतने स्मॉल होते हैं कि वी कैन नॉट सी देम थ्रू नेक्ड आइज। यदि देखनी है तो हम लोग उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप प्रॉपर यूज करनी पड़ेगी, तब जाकर हम लोग उसको देख सकते हैं। दूसरी प्रश्न आपके सामने ये है, क्या बता सकते हो इसकी नंबर्स कितनी है, छोटे से पॉइंट में इतनी बड़ी साइज में कितने पार्टिकल्स होंगे। तो बच्चों आपको ध्यान देना यहाँ पे, वन ड्रॉप ऑफ वाटर में, पता है कितने कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो 10⁻21 पार्टिकल्स। अब बोलो सर ये कौन सी नंबर है, 10⁻21 पार्टिकल्स क्या है, तो आपने इसको पढ़ा हुआ मैथ्स में कि 10⁻21 का मतलब हुआ 10 पे आपका 20 जीरो, 21 जीरो, ऐसे करते जाओ, तो ये इतने टाइम्स को पढ़ते जाओ, तो इतनी जो है वो सिर्फ 1 ड्रॉप में पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो गाइस अब नाउ यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स आर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली जो टॉपिक बच्चों में दोस्त मेरे साथ है वो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों बताओ ये स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, तो कुछ नहीं, ये जो मैटर है ना वो कुछ स्टेट्स में पाई जाती है, यानी कि वो एक फॉर्म में नहीं होते, डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, उसे हम लोग स्टेट्स कहते हैं। ये जो आपका मैटर है वो सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। और जो सिर्फ ये 3 ही नहीं है, 2 और हैं, ये 2 फॉर्म्स और हैं जो आपको क्लास 8 में नहीं बल्कि क्लास 9 में जो 2 फॉर्म्स के बारे में, प्लाज्मा और एक और होती है बॉस आइंस्टाइन, तो उनके बारे में बच्चों 3rd के बाद 4th और जो 5th फॉर्म है उसके बारे में आप क्लास 9 में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आज हम लोग ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे अपने दिमाग पे, और बस 3 स्टेट्स ही पढ़ेंगे जो कि हमने इसके पहले वाले क्लासेस में पढ़ रखी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, ये तो आपको यही रहा होगा, सॉलिड पहला, लिक्विड तीसरा गैसेस। यानी कि अब अपने आसपास के अराउंड में जितने भी सब्सटेंस आपके आसपास में, इमेजिन करो क्या कुछ ऐसा है जो सॉलिड फॉर्म में है, तो बहुत सारे आपको सॉलिड फॉर्म में दिखेंगे, दूसरा आपको लिक्विड फॉर्म में दिख रहा होगा,
तीसरा आपको गैसेस फॉर्म दिख रहा होगा। मैं आपको अपने अराउंड का बताऊँ तो हमें सबसे पहले मेरे हाथ में मेरा एक पेन दिख रहा है, तो ये पेन सॉलिड है। एक मोबाइल दिख रही है जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टैब दिख रही है, तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। मेरे पास एक वाटर बॉटल है, तो जो वाटर है बच्चों ये प्रॉपर लिक्विड है। एक ऑयल दिख रही है, हेयर ऑयल, तो ये आपका जो है लिक्विड फॉर्म में है। और जो एयर है वो हमारे गैसेस हो जाएगा, है ना। और कुछ मुझे दिख रही है आसपास में, हाँ परफ्यूम, परफ्यूम तो वाटर वेपर, हाँ एयर फॉर्म में कह सकते हो, ये जो परफ्यूम वगैरह है वो है। और दूसरी क्या हो सकती है, हाँ ये जो एलपीजी गैस बच्चों आप देखते हो, ये भी प्रॉपर क्या है, गैसेस फॉर्म में। क्या इसके अलावा कोई और भी चीज़ें आपको नज़र आती है? तो जितनी भी चीज़ आपको मैक्सिमम नज़र आती होंगी सॉलिड फॉर्म में है। फिर जो है सॉलिड से कम लिक्विड नज़र आती होंगी, और गैसेस फॉर्म में बहुत कम आपको नज़र आती होंगी, एयर और बेसिकली कुछ और भी। तो हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस है बच्चों, वो बस इन्हीं तीनों में से कोई एक होती है। तो सॉलिड किसको बोलेंगे, तो जिसकी एक डिफिनिट शेप होगी। सॉलिड किसे बोलेंगे, तो जिसकी एक डिफिनिट शेप होगी। फॉर एग्जाम्पल जो मोबाइल फ़ोन है आपका, जो मोबाइल पे फ़ोन के बाद स्टैंड है, पेन है, जो आपकी कॉपीज़ है, ये सभी क्या है, तो ये सब सॉलिड फॉर्म में। दूसरा है लिक्विड। लिक्विड क्या होती है, जिसकी एक डिफरेंट वॉल्यूम होती है, उसकी क्वांटिटी तो फिक्स है लिक्विड की, पर उसकी शेप नहीं है। पानी की बोतल में डालो तो उसकी बोतल के जैसा, कटोरे में डालो तो कटोरे के जैसा। अच्छा गैस क्या है, तो गैस के बारे में बच्चों याद करो, गैस की ना ही कोई डिफरेंट शेप होती है, यानी कि देखो गैस जो है उसकी कोई शेप है ही नहीं। जहाँ रखो, जिस टाइप के बर्तन में रखो, वो उसी का शेप ले लेगा। और इस गैस की कोई वॉल्यूम भी नहीं है। वॉल्यूम पता है क्यों नहीं है? वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि मान लो छोटे से बर्तन में रखते हो तो गैस इसी में समा जाएगा, और बड़े से बर्तन में रखते हो तो गैस इसी में समा जाएगा, और बड़े बर्तन में रखते हो तो गैस बच्चा इसी में समा जाएगा। यानी गैस की जो पार्टिकल्स बहुत फ्री होते हैं, वो घूमते रहता है। तो उसे छोटे साइज में भी और बड़े साइज में रख सकते हो। लेकिन सपोज करो एक छोटा सा ब्रिक्स है, ईंट है, इसे आप जहाँ भी रखोगे वो इसी शेप में रहेगा ना, वो इसी शेप में रहेगा ना। इसीलिए कहते हैं इसकी जो प्रॉपर फिक्स शेप और वॉल्यूम होती है। आगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इस चैप्टर की है वो है बच्चों आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये जो प्रॉपर बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है, वो इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आपका ये एक है। तो काइनेटिक थ्योरी में ये जो प्रॉपर वर्ड है काइनेटिक, इसका मतलब पता है बच्चों आपको क्या होती है? काइनेटिक मीन्स मोशन। काइनेटिक मीन्स बच्चा मोशन, तो इसे याद रखो, काइनेटिक मीन्स मोशन। एंड काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो जो काइनेटिक थ्योरी है ये क्या कराता है, ये क्या पढ़ाता है बच्चों? काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो जो मोशन है, पार्टिकल्स की जो मोशन है, इसको जो टॉपिक आपको पढ़ाती है, जो थ्योरी आपको पढ़ाती है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक थ्योरी। ओके, एंड दिस थ्योरी मेरे दोस्त, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स एंड दिस थ्योरी टेल्स यू हाउ पार्टिकल्स बिहेव इनसाइड सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो पार्टिकल्स बच्चों होती है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होती हैं, वो जब सॉलिड के अंदर होती हैं, लिक्विड के अंदर होती हैं, गैस के अंदर होती हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के मैटर के अंदर होती है, तो ये प्रॉपर की बिहेवियर क्या होती है, ये किस प्रकार से बिहेव करता है बच्चों, इसके बारे में पढ़नी है। Students, we cannot see particles of matter with our eyes, but scientists have explained their behavior through kinetic theory, है ना। हम लोग जो प्रॉपर नेकेड आई से नहीं देख सकते, पर जो साइंटिस्ट है उसने क्या करे बच्चों, तो इन्हें एक्सप्लेन करा है, और उनकी जो प्रॉपर बिहेवियर है इन पार्टिकल्स की काइनेटिक थ्योरी में उन्होंने एक्सप्लेन करा, इसलिए इसे पढ़ने बहुत आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है काइनेटिक थ्योरी में? जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो हमारा वो क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है, यू मस्ट लर्न दिस, दैट कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है बच्चों, इससे आपको लर्न भी करनी है, इसे याद भी रखनी है। क्या लिखनी है? मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जो एटम्स है वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे शुगर पार्टिकल्स का भी एग्जांपल लेते हो, तो इस शुगर के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में करते जाओ, तो जब क्रश करते जाते हो, एट द एंड एक स्मॉल पार्टिकल आती है। इसके बाद आप आगे इसको स्मॉल पीसेस में नहीं कर पाते, उसको आप प्रॉपर आप देख भी नहीं पा रहे होते हो, तो वो प्रॉपर आपका एटम कहलाता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो, जैसे मान लो ये है एटम ए, सॉरी ये है आपका मैटर ए, और ये है दूसरा आपका मैटर बी। तो मैटर ए के जो पार्टिकल्स होंगे और मैटर बी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे बच्चा, वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। पर मैटर ए बी में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी के सभी सिमिलर होंगे। मैटर ए में जितने सारे पार्टिकल्स होंगे बच्चा, वो सभी के सभी क्या होंगे, तो वो सिमिलर होंगे। अच्छा, अगला है पॉइंट टू। यहाँ पे बच्चों आपको पढ़नी है, पॉइंट टू में आपको पढ़ना है कांस्टेंट मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि प्रॉपर जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स है, मैटर के अंदर जो बच्चा हमारा पार्टिकल्स है या फिर एटम है, वो प्रॉपर किस में होता है, तो कांस्टेंट मोशन में होता है। वो बच्चा रुकता ही नहीं, कांस्टेंट मोशन में, लगातार जो है वो मोशन में रहता है, लगातार मोशन करते रहता है। यदि
कोई भी सब्सटेंसेस को आप अपने आसपास में देख रहे हो तो वो प्रॉपर रुका हुआ है, वाटर बोतल है, फ़ोन है, मोबाइल है, जो है जहाँ है जैसे ही वैसे ही है। लेकिन इसके अंदर की जो एटम है जिनसे ये मिल करके बना है, वो लगातार जो है सॉलिड में वाइब्रेट किया जा रहा है, और कहीं वो लिक्विड और गैस है तो वो लगातार जो है वो मोशन में है और मूव किया जा रहा है। ठीक है, वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, एंड चूंकि ये रैंडम मोशन में इसलिए इसमें एक एनर्जी होती है जिसे बच्चा हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार बढ़ती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और घटती है जब टेम्परेचर को घटाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये यदि मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस है, ये एक मैटर है, इस मैटर के अंदर जितने भी एटम होंगे वो लगातार किस में है, रैंडम मोशन में है, वो लगातार जो है वो मोशन में है, वो मोशन में है। लेकिन इसके मोशन को प्रॉपर पता है हम बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, तो इंक्रीज करने का तरीका है कि आप इसे हीट करो, तो हीट करने के साथ ही इसकी जो प्रॉपर एक्टिविटी है वो बढ़ने लगती है, और जब हीट को आप कम करते हो यानी कि उसे ठंडा करते हो तो ये प्रॉपर इसकी जो स्पीड है बच्चा वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है। इसको लेकर के रॉबर्ट ब्राउन साहब की, हमारे नाम रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट होते हैं, वो सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं और वो बताते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मोशन में, इसको वो प्रूव भी करते हैं, उसकी प्रॉपर वो एविडेंस जो है वो देते हैं, वो लिक्विड में उसको प्रूव करते हैं। और वो कहते हैं, देखो होता क्या है, इनकी थ्योरी को आप समझो तो यहाँ पे पहले वो वाटर लेते हैं। आपको पता है वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में है बट आपको दिख नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे एक बड़ी सी कंटेनर ले लेता हूँ, मैं बड़ी सी कंटेनर ले लेता हूँ। देखो उसने क्या करा, वाटर लिया, इस कंटेनर में क्या लिया उसने बच्चों, वाटर लिया। क्या आपको ये दिख रही है, ये आपको दिख रही है, क्या आप इसे देख पा रहे हो मेरे दोस्त? तो यहाँ पे देखो मैंने कोई पार्टिकल्स ले लिया है, ये वाटर है, बट ये वाटर यदि थोड़ी समय के लिए इसको इसको ना अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दी जाए, अनडिस्टर्ब करके इसे छोड़ दी जाए, तो मुझे बताओ अनडिस्टर्ब इसे छोड़ देने के बाद क्या इसके जो पानी है, वाटर है, वो आपको बाहर से बहुत ही कूल और कह सकते हो बहुत ही बिल्कुल चुपचाप और अस्थिर दिखेगा? लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है वो अंदर से लगातार मोशन में होते हैं। इन्हीं चीज़ को प्रूव करने के लिए उसने क्या करा, इस वाटर के अंदर कुछ पॉलन ग्रेन्स डाल दिया। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो फूल फ्लावर्स वगैरह में होते हैं। इन पॉलन ग्रेन्स को डालते ही अब हमें दिखने लगा कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो जहाँ पे डाला था वहाँ से ना होकर प्रॉपर वो मूव करने लगा है। पॉलन ग्रेन जो है जहाँ तहाँ जाने लगा है, जो कि मैंने पानी को हिलाया नहीं, वाटर को हिलाने नहीं है, बोतल को शेक नहीं करनी है, और जो बोतल है वो अनडिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी पॉलन ग्रेन जो है जहाँ तहाँ मूव करने लगा, जहाँ तहाँ जाने लगी, वो हल्का है मूव कर रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या था, तो रीजन ये था कि जो पॉलन ग्रेन्स पानी में है, वाटर में, तो जो वाटर के पार्टिकल से लगातार मूव कर रहे हैं, और वाटर के पार्टिकल के साथ में जब पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाता है तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी मूव करने लगता है। दूसरी एग्जाम्पल बच्चों आप यहाँ से ले सकते हो, मान लो आप एक रूम में हो, सपोज दैट यू आर इन अ रूम, है ना, यू आर इन ए रूम, और आपने क्या करा, यहाँ से आपने परफ्यूम प्रॉपर यूज़ करी, परफ्यूम यूज़ करते हो और फिर बाहर निकलते हो, या फिर कोई दूसरा बंदा जो है अंदर आता है, या मान लो डोर लगी है, एक नेक्स्ट बंदा एंट्री लेता है। अब जैसे ही वो एंट्री लेता है तो इस बंदे को पता चल जाता है कि इस रूम में जो है वो परफ्यूम डाला गया है, रूम में पंखे बंद हैं, तो आपने परफ्यूम यहाँ पे इस्तेमाल किए हो इस जगह पे, तो प्रॉपर इतना दूर में ही वो आपका होना चाहिए था ना, परफ्यूम की जो स्मेल है। बट इस किनारे के जो बंदा है उसे परफ्यूम कैसे पता चला बच्चों, ड्यू टू द एयर, एयर जो है उनके जो पार्टिकल हैं वो बच्चे मोशन में था, वो मोशन में है। अब जो आपने परफ्यूम यूज़ करा वो एयर के पार्टिकल के साथ मिल गया और वो भी मोशन में आ गया और पूरे रूम में क्या हो गया, फैल गया। तो मोशन में है ये, इन चीज़ों से हम लोग बच्चों प्रूव कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बच्चों देखते हैं कि आपका एक्सप्लेनेशन में और आगे क्या लिखा है। तो ही ऑब्जर्व दैट पॉलन ग्रेन्स वर मूविंग थ्रू आउट द वाटर इन इज जिग जैग मोशन और इरेगुलर मैनर। तो यहाँ पे प्रॉपर वो किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं है, वो इरेगुलर पैटर्न में प्रॉपर मूवमेंट करते रहता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे ये प्रॉपर एक मोशन की जो प्रॉपर इमेज है बच्चों वो देख सकते हो, ये प्रॉपर दिख रही है। इस मोशन को बच्चों हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जो पार्टिकल्स हैं एटम के वो इसी डायरेक्शन में, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, योरी बोरी जाने तने जो है वो मूव करते रहता है। तो व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, एग्जाम्स में कई बार आपके आते हैं, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन। तो बच्चों इसके आंसर लिखनी है, इसके आंसर लिखनी है द जिग जैग एंड रैंडम मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और एयर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा क्या है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन फर्दर बी एक्सप्लेन बाय द फेनोमेना ऑफ डिफ्यूजन। तो ये जो डिफ्यूजन है ना, इस डिफ्यूजन भी आपका कह सकते हो काइनेटिक थ्योरी के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। ये जो प्रॉपर पार्टिकल्स में मोशन होती है, इस मोशन की वजह से ही बच्चों डिफ्यूजन होती है। तो डिफ्यूजन समझते हो तो प्रॉपर जो मोशन है वो आपको वो भी समझ में आ जाती है। डिफ्यूजन क्या है,
डिफ्यूजन का आंसर क्या हो सकती है? तो इसको बच्चों यहाँ से लिखना है, ये आपका एक अलग प्रश्न बन जाता है, एक अलग आपका क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज डिफ्यूजन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बना ना व्हाट इज ब्राउनिंग मोशन, वैसे ये डिफ्यूजन है। तो मैं आपको साथ ही साथ इंटरनल जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो भी कराते जा रहा हूँ। लिखना है द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ड्यू टू द मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स। तो दो अलग अलग सब्सटेंसेस है, उन दोनों का इंटरमिक्स होना है। आप कुछ नहीं करते हो, हाथ से नहीं मिलानी है, ना ही बोतल से करनी है, बस दो वो पार्टिकल्स को अलग अलग सब्सटेंस को पास में लाते हो, वो इंटरमिक्स होता है, उनके पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, बस ये इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। इन ऑर्डर टू गेट ए यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आप सोचो ना, एक हमारे पास एयर है और दूसरी हमारे पास परफ्यूम है, ये दोनों गैसेस फॉर्म में है, ये दोनों के दोनों किसी में बच्चों गैसेस फॉर्म में है। अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं बिना कोई कुछ किए, बट ये पूरे रूम में मिक्स हो जाती है ना, मिक्स हो जाती है। अब हम लोग ना क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, और इसमें हम लोग डाल देते हैं इंक, इंक डाल देते हैं। तो जिस कंटेनर में वाटर है, मान लो पूरे गिलास में जो इंक है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिकली जो है वो मिक्स हो जाती है ना। ये कैसे हो पा रहा है? तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में क्या हो रहे हैं, पूरे कंटेनर में स्लोली मिक्स होते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग प्रॉपर किस में है, रैंडम मोशन में, रैंडम मोशन में। तो इसी प्रॉपर प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो डिफ्यूजन, इसका रेट को हम लोग बढ़ा सकते हैं और भी फास्ट कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हो? तो फास्ट करने के लिए प्रॉपर बच्चों आपको बस एक काम करना है, बहुत हल्का सा साधारण सा, कि आपको क्या करनी है, टेम्परेचर को इंक्रीज करनी है। तो इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमने 2 पॉइंट जो है बच्चों, 2 पॉइंट जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इंटर पार्टिकल और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में। यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे बच्चों ध्यान रखनी है कि जो भी सब्सटेंस हमारे आसपास में है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होती है, वो पूरे प्रॉपर सटे सटे नहीं होते, उन सबके बीच में क्या है, एक स्पेस है। इसी स्पेस को हम लोग बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ऑल particles of matter substances has a space and this space is called intermolecular space. Okay, देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, particles of matter have spaces or gaps between them which are known as inter पार्टिकल और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। लेकिन अब बच्चों मुझे बताओ इसका प्रूफ कैसे करोगे? इसके लिए एक एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को भी पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। आप क्या करो, 100 ml ऑफ वाटर लो और इन ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड एट 20 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड, dissolve the salt in water by proper stirring with the help of glass rod. When all the salt has dissolved in water, you will notice that there is no increase in the level of water in the cylinder. This shows that there must be some space between particles of water which the salt particles get accommodated when dissolved. बच्चों यहाँ पे मैं बताऊँ को कहानी सुननी पढ़ने में आपको समझ नहीं आती, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, देखो ना पूरी बात जो आपको समझ में आ जाएगी। देखो ये आपको एक कंटेनर लेनी है, इस प्रकार की कंटेनर आपको क्या करनी है, इस प्रकार की एक कंटेनर लेनी है। और ये कंटेनर जो है, इस कंटेनर में यहाँ पे प्रॉपर हम लोग ऐसा सर्कुलर है, ऊपर से खुला हुआ है ना, और इसमें मार्किंग की हुई, ऐसे मार्किंग की हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वाटर डालेंगे। और वाटर कितनी डालेंगे? तो वाटर बच्चों हम लोग भरपूर डालेंगे, पूरी वाटर डालेंगे, लेकिन फिक्स क्वांटिटी में। तो वाटर हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। वाटर को हमने डाला, यहाँ तक डाला, ये प्रॉपर जो लाइन है ना वहाँ तक डाल दी। ये देखो, ये जो प्रॉपर लाइन दिख रही है, यहाँ तक हमने वाटर डाल दी। अब इसमें फिर क्या करेंगे, इस वाटर में क्या करेंगे, वाटर हमारा मान लो 100 ml है, 100 ml है, और इसमें हम लोग 20 ग्राम सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट को ऐड करेंगे और बढ़िया से इससे मिक्स कर देंगे, अब सोचो, इसकी क्वांटिटी वाटर की 100 ml पहले से फिक्स थी, अब हम लोग 20 ग्राम इसमें मिक्स कर दिए। तो बताओ, वाटर की लेवल जो है प्रॉपर बढ़नी चाहिए थे ना, वाटर का जो लेवल है वो यहाँ से प्रॉपर ऊपर जाना चाहिए था ना। बट मिक्स कर देने के बाद, जब थोड़ी देर के बाद हमने उसे ऑब्जर्व करा, जब सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो गया, फिर हमने उसे जब ऑब्जर्व करा, तो पता है एक अजूबा देखने को मिला। क्या देखने को मिला? जब से ऑब्जर्व करते तो हमें देखने को मिला, क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि जो प्रॉपर वाटर का लेवल है वो जहाँ था पहले अभी वही है, इसमें कोई अनचेंज नहीं आई, ये अनचेंज्ड है। ऐसा क्यों पाया? बिकॉज वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस था, और इस स्पेसेस में जाकर के सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बैठ गया और फिक्स हो गया, और इसलिए वाटर के जो प्रॉपर कह सकते हो क्वांटिटी थी, जो लेवल था, उसमें कोई इंक्रीज नहीं आया।
ओके, नेक्स्ट एंड फोर्थ है इंटर पार्टिकल और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो हमारा एक सब्सटेंस है, मैटर है, इन सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन होती है। इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स होती है, जो एक दूसरे को क्या कहते हैं, अपने और अट्रैक्ट कर रहा होता है। और बच्चों इसी फोर्स को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे पूरी लाइन जो है फुल लेंथ में इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक ना, यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, लिखा है दीज देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो उस मैटर के पार्टिकल्स में क्या होती है, तो अट्रैक्शन होती है, विच कीप्स देम टुगेदर, और ये क्या करता है, सबको खींच खींच कर रखता है अपने पास में और एक प्रॉपर शेप देता है। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेरीज फ्रॉम वन टाइप ऑफ मैटर टू अनदर टाइप ऑफ मैटर। तो ये जो प्रॉपर अट्रैक्शन है, बच्चा, वो अलग अलग मैटर में डिफरेंट होगा। डिफरेंट मैटर में क्या हो सकता है, डिफरेंट होगा। किसी में ये इसके जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत हाई होती है, यानी बहुत हाई पावर के साथ अट्रैक्ट करता है, तो किसी में ये वीक होता है और लो पावर के साथ बच्चों इसे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लो पावर के साथ इसे बच्चों अट्रैक्ट करता है। ठीक ना, सॉलिड यदि है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इसमें जो अट्रैक्शन है वो हाई होगी, और कहीं वो गैस है तो पार्टिकल्स के बीच की जो अट्रैक्शन है वो बहुत बहुत क्या होगा, लो होगा। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बच्चा वो आपने आई थिंक समझ रहे। यहाँ पे देखो एक प्रॉपर एग्जांपल देकर के आप सबको समझाया गया है, तो एग्जांपल भी पढ़ लो। मैं हर एक चीज़ आपको कंप्लीट कराता हूँ, मैं चाहता नहीं कुछ छूटे आपका। क्या लिखा, पीस ऑफ चॉक कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस वेरी इजीली, है ना, एक छोटा सा चौक का टुकड़ा है, उसे बहुत ईजी हम लोग तोड़ देते हैं। लेकिन पीस ऑफ कोल, यदि कोयला का टुकड़ा है तो उसे थोड़ा ज़्यादा बल से तोड़ना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है ना, फोर्स टू ब्रेक। एंड अ मेटल पीस ऑफ कॉपर और स्टील कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली। लेकिन यदि ये आपका चौक था तो वो आसानी से टूट गया। कोल है तो ज़्यादा बल लगाना पड़ा, लेकिन यदि ये कॉपर का है या तो मान लो आयरन का कोई टुकड़ा है, तो इसे हम लोग ब्रेक हाथों से इजीली नहीं कर पाते हैं। इसको कर पाते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब अलग अलग सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ये बहुत सिंपल था, बहुत कम फोर्स के साथ अट्रैक्टेड था, इसलिए हमने उसे आसानी से क्या करा बच्चा, तोड़ दिया। इस लाइन को पढ़ो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। द स्पेस बिटवीन, इस लाइन को आपको याद रखना, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स, इसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मेरे दोस्त क्या है, तो जो एनर्जी पजेज करी जाती है ड्यू टू मोशन, किसी भी बॉडी के द्वारा, कोई भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसके मोशन की वजह से, इसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 और 4 जो आपको पॉइंट्स लिखवाए गए हैं, ये प्रॉपर काइनेटिक थ्योरी है मैटर का। मैं इसको एक साथ जो है वो सारे के सारे को लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो काइनेटिक थ्योरी, ये आपका काइनेटिक थ्योरी क्या था, तो काइनेटिक थ्योरी में 4 पॉइंट पढ़नी थी कि पार्टिकल्स मैटर आर मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल से मिलकर के बना है। दूसरा में आपको पढ़ना था इन टीनी पार्टिकल्स जो है वो स्टे नहीं रहता, वो लगातार मोशन में होता है। तीसरा हमें पढ़ा कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, और फोर्थ में मेरे दोस्त आपने पढ़ी है, फोर्थ में यहाँ लिख के देता हूँ। फोर्थ में आपने पढ़ा है कि इन पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन होता है जिसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आने की IMF। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा बच्चा है वो क्या है, वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। माय डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसे आप हाईलाइट करके लिख लो, हैशटैग डाल करके लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो डू यू नो करके दी हुई मुझे अचानक से यहाँ पे दिखा। आपने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा ना, सॉलिड, आपने पढ़ा लिक्विड के बारे में, और आपने थर्ड पढ़ा गैस के बारे में। बट पता है फोर्थ आपने पढ़ा ही नहीं, जो 9th में पढ़नी है, जो कि मैंने आपको इसके पहले स्टार्टिंग में जो है वो बताया कि आपको क्लास 9th में 10th में 4th एंड 5th स्टेट के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे उसके नाम दी गई है। पता है फोर्थ क्या है, फोर्थ स्टेट बच्चा हमारा है प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट आपको जो है वो बस नाम याद रखो, फोर्थ इज प्लाज्मा। एंड यू नो व्हाट इज फिफ्थ, तो डियर गाइस, डियर दोस्त, फोर्थ फिफ्थ में लिखना है बोस। ये है आपका आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन। यहाँ पे लिख लो कंडेंसेट,
स्टेट, ठीक है। तो बोस आइंस्टीन कंस्टेंट ये आपका जो है, ये आपका जो है फिफ्थ है बोस आइंस्टीन कंस्टेंट, और फोर्थ में आपका बच्चों प्लाज्मा है, ठीक है। तो इसको बस आपको नाम याद रखनी, ज़्यादा याद नहीं रखनी है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। बाकी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ गए तो ठीक है, नहीं तो बाकी डिटेल्स में आपको क्लास 9th में ही पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ, और मैं आपके लिए प्रश्न एक लेकर के आया हूँ। बताओ मेरे दोस्त, कैन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड? क्या जो सॉलिड है ये हमारा लिक्विड में चेंज हो सकता है? डेफिनेटली योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज राइट। यस, आइस बिकम वाई, जो वाटर है, आइस को पिघला के वाटर बना देते हैं। इसका मतलब ये सॉलिड था, ये आपका लिक्विड में चेंज हो गया, बिल्कुल करेक्ट। नाउ कैन लिक्विड चेंज इनटू गैस? क्या हम लोग लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं बच्चा? बिल्कुल। व्हेन वी बॉयल वाटर, इट चेंजेस इनटू स्टीम, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, एंड दैट इज गैस। यस मेरे फ्रेंड, करेक्ट। तो यहाँ पे लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो सकती है। एंड दिस प्रोसेस मेरे दोस्त, जो प्रोसेस है कन्वर्जन की, जो आप लिक्विड को गैस में बदल पा रहे हो, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर पा रहे हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो बच्चों डेफिनेशन यहाँ से लिख लेनी, ये डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन में लिखना है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ से, थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी शॉर्ट है। तो शॉर्ट जो डेफिनेशन है वो सब बच्चा चाहता है, सर डेफिनेशन मुझे शॉर्ट में बताओ, तो मैं यहाँ पे कोई जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट में बता ही देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में डेफिनेशन जो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या हो सकता है? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ पे लिखना है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर is the change of matter from one state to another by changing temperature और प्रेशर। तो प्रेशर को चेंज करके, टेम्परेचर को चेंज करके, प्रेशर को चेंज करके, टेम्परेचर को चेंज करके आप जो प्रॉपर सॉलिड लिक्विड जो स्टेट्स ऑफ मैटर के, उन्हें प्रॉपर आपस में क्या कर सकते हो मेरे दोस्त? चेंज कर सकते हो। मैटर चेंजेस इट्स स्टेट व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। दिस इन्वॉल्व्स 5 प्रोसेस। इसमें प्रॉपर 5 प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे बच्चों पढ़ेंगे। कहाँ पे गए वो सब, कहाँ पे है ये सब, ये प्रॉपर आगे में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, है ना। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में जो प्रोसेस हैं वो सबके सब देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। बट एक सेकेंड, कहीं मैंने ऊपर में कुछ पॉइंट छोड़ तो नहीं दिया है ना? तो मैं पहले इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आपको बता दूंगा, और उसके बाद ये जो चार्ट है, हाँ ये चार्ट बच्चों, ये जो चार्ट है वो थोड़ी सी स्कीप हो गई है। ये प्रॉपर टॉपिक बच्चों हमारा स्कीप हो गया है ना, ये प्रॉपर टॉपिक हमारा स्कीप हो गया है। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी, ये टॉपिक थोड़ी सी आपकी छूट गई है। खैर कोई नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, अभी सबसे पहले जो है ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पहले मैं इसे पढ़ा लेता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऊपर में जो छोटा वो टॉपिक है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो फ्लो में थोड़ी सी क्या हो गई, तो आगे बढ़ गया हूँ। चलिए, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को पहले हम लोग पढ़ लें। क्या लिखा है? फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर एंड देन बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी क्या है, ये स्टेट बी, ये स्टेट ए, मतलब ए और बी है। तो वाटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करना, मतलब मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करना, और फिर बी से ए में चेंज कर देना विदाउट चेंजिंग इन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। तो ये जो प्रॉपर प्रोसेस है दोस्त, इसे हम लोग कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर वो होता क्यों है, ये प्रॉपर कन्वर्ट क्यों होता है, वो एक ही में क्यों नहीं रहता है? तो बच्चा क्या होता है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रॉपर पार्टिकल्स में, जो जिन पार्टिकल से मिलकर के बना है उस पार्टिकल में क्या आ जाता है? एनर्जी आ जाती है। उनमें एनर्जी आ जाती है, मैं बताया ना, जो रैंडम मोशन है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मोशन है प्रॉपर पार्टिकल्स का, वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है। तो एनर्जी जब बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल में मोशन ज़्यादा होने लगता है, और मोशन जब ज़्यादा होता है तो ये दूर जाने लगता है, सेपरेट होने लगता है, एक दूसरे से दूर जाने लगता है, सेपरेट होने लगता है। और ये सेपरेट होने लगता है तो प्रॉपर जो
सब्सटेंस के स्टेट्स है वो बेसिकली बच्चों चेंज होने लगता है, लूज होने लगता है। तो वही यहाँ पे चेंज करनी है तो हम लोग टेम्परेचर चेंज करके जो मैटर का स्ट्रेस चेंज कर सकते हैं। प्रेशर को चेंज करके यदि हम लोग प्रेशर बढ़ा दें तो भी हमारा जो इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर आपको समझाया ये गया है कि टेम्परेचर चेंज करने से कैसे कोई सब्सटेंस अपना मैटर कोई सब्सटेंस अपना स्टेट्स चेंज करेगा। तो देखो लिखा है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इस चीज़ को आप देखो क्या है कि जब हम लोग किसी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड सब्सटेंस उसको गर्म करते हैं तो ये प्रॉपर क्या होता है लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जो आपका सॉलिड सब्सटेंस है वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। कब, जब हमने उसे गर्म किया। और फिर जब उसे हम लोग कूल करते हैं तो यही लिक्विड आपका वापस यही लिक्विड जो है वो प्रॉपर आपका सॉलिड बन जाएगा और गर्म करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को गर्म करो तो गैस बनेगी, गैस को ठंडा करो तो कूल बन जाएगा। बताओ है कि नहीं। गैस को आप कूल करोगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। इसीलिए देखना आसमान में जो वाटर वेपर जो है वो आसमान में पहुंचता है तो वाटर वेपर आसमान में जाने के बाद कूल हो जाता है, कूल ठंडा हो जाता है। और इसीलिए ठंडा हो जाने के बाद बारिश की बूंद के रूप में, रेन के फॉर्म के रूप में वो नीचे ज़मीन पे भी आके गिर जाता है। इसे एक्सप्लेन करनी है कि ऐसा कैसे हुआ। ये नीचे प्रॉपर ना आपकी एग्जांपल्स दी गई है। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स, यानी कि जो प्रॉपर स्टेट्स में चेंज आती है उसकी एग्जांपल दी गई है। तो थॉट शॉर्ट में बच्चों इसे भी समझ लो। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं इस बात को देख पा रहा हूँ, बट यदि आप पूरी पैसेंस के साथ वीडियो को एंड तक देखते हो तो मेरी पूरी प्रयास होती है आपको बेहतरीन और अच्छे ढंग से समझाने की। बट वीडियो लेंथ जैसे जैसे हो रहा होता है, लेंथी हो रहा होता है, तो प्रॉपर प्रेशर बन रहा होता है कि पता नहीं बच्चे पूरी वीडियो को वॉच करेंगे कि नहीं। पूरी वीडियो लंबी बनाने के बाद कहीं वो देख के डर के भाग तो नहीं जाएंगे ना। इसीलिए इसीलिए प्रॉपर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है बनाने में। तो यदि आपकी जो भी थॉट हो और ओपिनियन हो इस बारे में, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो लंबी बनानी चाहिए, डिटेल्स में बनानी चाहिए, या शॉर्ट में तुरंत समझा देनी चाहिए, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको स्किप ना करके समझा ही देता हूँ। क्या लिखा है, वाटर इज़ अ लिक्विड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, ठीक है ना। वाटर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे वो वाटर लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन जब हम लोग इसे कूल करते हैं और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री पे ले आते हैं, जो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रिज में डाल देते हैं, तो देखना ये आपका आइस में चेंज हो जाता है। आइस केप्ट एट रूम टेम्परेचर। अब आइस को निकाल के हम लोग रूम टेम्परेचर में दो, अपने रूम में रख दो, तो देखना कि जो वाट आइस है वो दोबारा लिक्विड बन जाता है। तो सारा का सारा गेम किसका है यहाँ पे, वो बाबू भैया टेम्परेचर का ही तो है। जब हमने फ्रीज में डाला, फ्रीज में डीप फ्रीजर में डाल दी, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया, ये आइस बन गया। रूम टेम्परेचर में लाया, बाहर रखा, तो बाहर में टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस आ, तो जो भी था मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस था। 10 डिग्री से मान लो 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका रूम का टेम्परेचर है। बाहर निकालते ही रूम टेम्परेचर पे ये जो है लिक्विड में वापस आ गया। इसी प्रकार से जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को हीट करी जाती है, तो वाटर जो है प्रॉपर किस में, स्टीम बन जाता है, वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। जब इसी वेपर को जब हम लोग कूलिंग करते हैं बैक इनटू लिक्विड से, तो कूल करते ही लिक्विड बन जाता है। लेकिन इसमें कोई चेंज जो है उसे केमिकल कॉम्पोजिशन में नहीं होता है, वाटर का वाटर ही है, बस उसकी फॉर्मेट चेंज हो जाती है। बंदा वही है, कभी दुल्हा बन जाता है, कभी पापा बन जाता है, कभी पुत्र बन जाता है, और कभी अलग अलग रोल कर लेता है। ये एक्टर जानते हो ना, फिल्मों के जो एक्टर होते हैं, एक्टर वही है, बस वो कभी अलग अलग रोल कर लेता है। कभी वो पुलिस बन जाता है, कभी वो आर्मी में चला जाता है, कभी एक गुड फादर बन जाता है, तो कभी यही इंसान जो है एक विलन बन जाता है, तो कभी यही जो है हॉस्पिटल का डॉक्टर बन जाता है और नर्स बन जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा सॉलिड लिक्विड गैस में है, कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, वो मैटर वही रहता है, बस उसकी फॉर्मेट चेंज हो जाती है। कभी वो सॉलिड फॉर्म में आता है, कभी लिक्विड फॉर्म में आता है, कभी गैस फॉर्म में आता है। एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो वाटर सॉलिड फॉर्म में आइस के रूप में रहेगा, लिक्विड में वाटर हो जाएगा, और गैस फॉर्म में वो स्टीम हो जाता है। आइए इसके पीछे के रीजन को समझते हैं। हाउ एंड वाई डू चेंजेस टेक प्लेस। ये जो चेंजेस है प्रॉपर वो होता क्यों है, ये प्रॉपर जो चेंजेस है वो हो क्यों रहा है। तो बच्चा सारा जो प्रॉब्लम है ना, वो सभी के सभी जो इसके पीछे होने का वो एक ही है। पता है क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो बोल सकते हो काइनेटिक थ्योरी। देखो यहाँ पे ये प्रॉपर हमारा क्या है, मैटर है, ये सॉलिड है, ये एक मैटर है, और ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ये सारे पार्टिकल्स हैं जिनसे ये मिल करके बना हुआ है। तो क्योंकि ये सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, क्लोजली पैक होता है। सॉलिड के केस में क्या है, पार्टिकल्स जो है सॉलिड केस में वो क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड है। तो इसके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या है, लेस है। और इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, तो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई है।
तो इस वजह से ये कौन सा फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। आइए अब इसे हम लोग हीट करते हैं। तो जैसे बच्चों इसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो पार्टिकल्स में क्या आएगी, एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगा। और एनर्जी आएगा तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, तो पार्टिकल में मोशन आएगा ना, एनर्जी आया, पार्टिकल में मोशन आया, तो ये जो गैप है बच्चों, ये जो गैप था, ये गैप जो है वो बढ़ जाएगी, गैप बढ़ेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले हाई था ना, तो जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये जो पावर है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लेस होगी, कम होगी। तो अब ये जो पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर जाना, मूव करना स्टार्ट करेगा, दूर दूर चला जाएगा। तो जब ये मूव करने लगता है तो जो सॉलिड है उनकी मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाती है, और ये चेंज हो जाता है लिक्विड में। फिर जब दोबारा हम लोग लिक्विड को के साथ सेम चीज़ करते हैं, जो लिक्विड को हीट करते हैं, तो उनके पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, वो फोर्स जो है वो बच्चों कम होने लगती है, जो भी बची हुई थी। और जो IMF है, ये सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वो अब बढ़ने लगता है। और इसके बाद जो है पार्टिकल्स के बीच में जो गैप्स हैं वो और बढ़ जाते हैं, और फिर ये गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बुक में कैसे दी हुई है, इसे शॉर्ट में समझो। लिखा है, व्हेन ए सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट इज हीटेड, जो उसे गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स में आती है काइनेटिक एनर्जी, और फिर वो वाइब्रेट जो है वो ज़्यादा करने लगता है। इवेंचुअली एक स्टेज ऐसा आता है जब जो पार्टिकल्स हैं उनमें इनफ एनर्जी आ जाती है, बहुत अधिक एनर्जी आ जाती है, और वो क्या करता है, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, और वो उसकी क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके दे स्टार्ट मूविंग, वो मूव करना स्टार्ट करता है। इसके बाद ये चेंज हो गया लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट फ्रॉम द सॉलिड। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये सॉलिड स्टेट से किस वजह से हो गया, लिक्विड स्टेट में। अच्छा, जब इसे लगातार और फर्दर हीटिंग करे जाते हैं, और ज़्यादा हीट करते हैं, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो और अधिक आ जाता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो और कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। इसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट है वो दोबारा चेंज हो गया गैस स्टेट में। लेकिन जब इस गैस को हम लोगों ने कूल करा, तो कूल करने से जो काइनेटिक एनर्जी फिर डिक्रीज हुआ, और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो उसके बीच में जो स्पेस था, स्पेस जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। अरे एनर्जी बढ़ा तो वो दूर गया, एनर्जी घटा तो पास आया। इसके बाद दिस ऑल्सो अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तो जब वो पास में आ गया तो मूवमेंट नहीं हो पाने लगा, तो फिर धीरे धीरे इस प्रकार से जो गैसेस स्टेट था वो लिक्विड में आ गया, और लिक्विड के साथ दोबारा ऐसे करते जाते हो तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो शॉर्ट में सॉलिड था, हीट किया तो गैस बना, गैस को कूल करा तो आपका क्या बन गया, सॉलिड स्टेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोसेस आपको समझनी, जिसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, कि व्हाट इज सब्लिमेशन, ये आपका एक इंटरनल क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर बच्चों आपको लिखनी है यहाँ से, कि देयर आर some substances that directly changes from solid state to gaseous without passing through the liquid state. This process is called sublimation. ठीक है ना, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो एग्जाम्पल में याद रखनी, कैम्फर, आयोडीन, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस। यानी कि समझना आपको, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड को हम लोग गर्म करते हैं तो पहले वो लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड के बाद गैस बनता है ना। बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिसको थोड़ी सी एनर्जी दे दो, थोड़ा सा हीट कर दो, तो वो सॉलिड से सीधे बन जाएगा गैस, लिक्विड बनेगा ही नहीं। उसे बच्चों हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और इस सब्लिमेशन के एग्जाम्पल में आता है आपका कैम्फर। सब्लिमेशन का जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, तो कैम्फर है, आयोडीन है, नेप्थलीन है, और अमोनियम क्लोराइड है, और ड्राई आइस है। ठीक है, वाई डू सर्टन सॉलिड सबलाइम, लेकिन ये कुछ कुछ सॉलिड जो वो सबलाइम क्यों होता है, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा ना, कि कुछ सब्सटेंसेस है वो सबलाइम क्यों होता है, सब्लिमेशन क्यों शो करता है, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में क्यों जाता है, लिक्विड में क्यों नहीं गया, लिक्विड को क्यों स्किप कर दिया, क्या लिक्विड में जाना उसके लिए उसकी इज्जत का सवाल है, वो लिक्विड में जाएगा तो उसका इज्जत कम पड़ जाएगा। तो बच्चों देखो इसके पीछे का आंसर यहाँ पे लिखा है, दिस इज बिकॉज सच सॉलिड हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, थोड़ा सा एनर्जी पाने पे ही वो तुरंत जो है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट से उड़ के वो सीधे गैसेस स्टेट में पहुंच जाता है। ऑन हीटिंग दे एक्वायर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर फेज फास्टर, यानी कि थोड़ा सा ही गर्म करने पे उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि लिक्विड स्टेट में चेंज होने का बच्चा उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, और डायरेक्ट गैसेस स्टेट में जो वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक हमारा है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर
को बढ़ा के घटा के यदि हम लोग प्रेशर में बदलाव करें तो प्रॉपर सब्सटेंसेस में क्या चेंज आएगा। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर जो चेंजेस होती है जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर पे और दूसरा क्या, प्रेशर पे। तो अभी तक हमने देखा कि टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से कैसे हो रहा था, अब हम लोग प्रेशर को घटाएंगे बढ़ाएंगे और देखेंगे सब्सटेंसेस में क्या चेंजेज आता है। देखो प्रेशर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। गैस चेंज इनटू लिक्विड, ये जो गैस है वो लिक्विड में चेंज होगा और सॉलिड में बाय कूलिंग एंड बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। यदि प्रेशर को बढ़ा देते हो तो वो और फास्टर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एयर कंटेंट्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो एयर जो है उसमें क्या क्या होता है, एयर जो हमारा है, एयर जो है इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। जब हम लोग प्रेशर को बढ़ा देते हैं, इसमें जो प्रेशर है, प्रेशर को क्या करते हैं बच्चों, प्रेशर को बढ़ाते हैं, है ना, एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। और टेम्परेचर जो है बच्चा, टेम्परेचर जो है इसे हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। प्रेशर को बढ़ाना है, टेम्परेचर को घटाना है, तो जो एयर है वो हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। यानी कि जो प्रॉपर एयर है उसको लिक्विड में चेंज करनी है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, एक तो टेम्परेचर कम करो और दूसरा जो प्रेशर है उसे बढ़ा दो। तो जब कम टेम्परेचर में अधिक प्रेशर दे देते हो तो प्रॉपर जो एयर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। और इसी चीज़ की यूज़ करी जाती है जो हमारे घर में कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करी जाती है, एलपीजी सिलेंडर। इस एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर में उसको जो अंडर नॉर्मल कंडीशन इट इज़ गैस, नॉर्मल कंडीशन में ये गैस है, एलपीजी गैस है, बट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर से करके डाल देते हैं एलपीजी सिलेंडर में, तो वो गैस लिक्विड स्टेट में आ जाता है। आपने कभी अक्सर घर में जो सिलेंडर की प्रॉपर यूज करी जाती होगी, इसको यूज करके आपने देखा होगा, सिलेंडर जो है गैस में, जो सिलेंडर है घर में कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज होती है, इस सिलेंडर की खास बात आपको क्या लगती है, जब इसको टच करो तो टच करने पे आपको ना वो उसमें जो गैस भरी है वो ठंडा ठंडा लगेगा, कूल लगेगा। और इसमें ये इतनी प्रेशर से ही इसमें गैस को ये भरी जाती है कि आप कभी सिलेंडर को ना सेक करना, हिला के देखना, या आपको लगेगा कि इसमें गैस नहीं बल्कि लिक्विड भरी हुई है। बट जैसे ही ये बाहर आता है तो बाहर आते ही ये प्रॉपर गैस फॉर्म में जो है वो प्रॉपर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देनी है कि किसी भी लिक्विड को, किसी भी गैस को आपको लिक्विड में चेंज करनी है तो क्या करनी पड़ेगी, तो पहले प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। तो कोई भी गैस जो है उसको आप लिक्विड फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे देखो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को लेकर के प्रॉपर जितनी भी कन्वर्जन संभव हो सकती हैं उन सभी की प्रॉपर डायग्राम है, एक बार इसे देख लो। सॉलिड है, ये लिक्विड है, यहाँ गैस है, ये फिर दोबारा लिक्विड है। सॉलिड से हमें जानी है गैस के पास, सॉलिड से हमें जाना है लिक्विड के पास। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, मेल्टिंग यानी कि गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। फिर दोबारा उसे ही गर्म करेंगे तो लिक्विड जो हमारा गैस में चेंज हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो गैस को कूल करो, लिक्विड बन जाएगा। फिर दोबारा कूल करो और अधिक कूल करो, जैसे मान लो को वाटर जो है उसे अधिक कूल करते हो तो वाटर से आपका बन जाता है सॉलिड, आने की आइस बन जाता है। यहाँ पे आइस लिख लो, यहाँ पे वाटर लिख लो और यहाँ पे वाटर वेपर लिख लो, ठीक है। तो फिर से देखो, यदि सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज कर देते हो तो प्रोसेस क्या रहता है, मेल्टिंग, इसमें हम उसे हीट करते हैं। वाटर को गैस में चेंज करनी है तो उसे हीट करो, इस प्रोसेस को बोलेंगे इवापोरेशन। गैस को लिक्विड में चेंज करो, इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन, इसके लिए आपको कूल करनी पड़ेगी। लिक्विड को सॉलिड में चेंज करनी है तो इसे भी कूल करेंगे और ये आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या है, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, सॉलिड सीधे किस में बदल गया, गैस में। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और कभी कभी क्या होता है, जो गैस है वो डायरेक्टली हम लोग उसको सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, गैस को डायरेक्टली सॉलिड में। इसी चीज़ को बच्चों हम लोग कहते हैं डेपोजिशन। मैं आपको डेपोजिशन समझाता हूँ, बाकी सब आपने तो पहले पढ़ रखा होगा। डेपोजिशन को समझना ऐसे मेरे दोस्त, आप क्या करते हो, डेपोजिशन समझना, जो गैस है यहाँ पे मान लो ना ये एक ऐसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और आप इसमें से क्या निकाल रहे हो, गैस निकालते हो ना। जब खाना पकाते हैं तो देखो ना जो कार्बन वगैरह होता है, धुआं होता है, तो जो स्मोक है वो प्रॉपर इससे निकलती है। तो निकलते निकलते कुछ समय के बाद देखना प्रॉपर आपको क्या दिखेगी कि कंटेनर जो है इस सिलेंडर के किनारे में, यहाँ पर, इस किनारे में यहाँ पर कुछ जमा हो गया है, डिपॉजिट हो गया है। और वो किस फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में है। तो इसमें कहाँ से आया, क्या था,
तो ये प्रॉपर गैस और स्मोक ही तो था। तो ये गैस और स्मोक जो था जब सिलेंडर से निकला तो इसे किनारे में आकर के एक पट्टी सी बना ली और वो सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा गैस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग डेपोजिशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं। आई होप आपने सारी चीज़ों को जो है वो समझ लिया है। बस शॉर्ट में देखो सारे प्रोसेस जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर से जुड़े हुए हैं वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ शॉर्ट में। मेल्टिंग क्या होती है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंसेस चेंज हो जाता है सॉलिड से लिक्विड में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, तो ये फिक्स टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और एक एटमॉस्फेरिक का नॉर्मल प्रेशर पे होना चाहिए। सॉलिड जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज हो जाए उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये लाइन एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड होगा तो वो सॉलिड बनेगा और सॉलिड होगा तो वो लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एवोपोरेशन क्या होती है, तो एवोपोरेशन बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वो हमारा वेपर में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग एवोपोरेशन और वेपराइजेशन भी कहते हैं, एवोपोरेशन और वेपराइजेशन। ठीक है, और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें कोई लिक्विड जो है वो गैसेस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। दिस टेम्परेचर और दिस पॉइंट इज कॉल्ड हीटिंग पॉइंट, है ना। यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल, जो वाटर है उसको बॉइलिंग टेम्परेचर, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर पे आने के बाद जो वाटर है वो प्रॉपर वेपर में फास्टली चेंज होना शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन क्या है, तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस जो है वो गैसेस स्टेट से होते में के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। यानी गैसेस स्टेट में की कोई सब्सटेंसेस लिक्विड में यदि चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन पॉइंट क्या है, तो जिस टेम्परेचर पे प्रॉपर कंडेंसेशन होना शुरू होता है, यानी कि जिस प्रोसेस पे लिक्विड जो है, जिस प्रोसेस पे लिक्विड जो है वो हमारा सॉरी गैस जो है वो हमारा लिक्विड में बनना स्टार्ट होता है, इसे बच्चों कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच गैस स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड अपॉन कूलिंग, है ना। तो कंडेंसेशन पॉइंट जो है स्टीम का वो 100 डिग्री सेल्सियस है। आपको ध्यान देंगे जो ये मैं आपको एक्सेप्शनल बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अंडरलाइन करनी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम इज 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है लिक्विफैक्शन। कि लिक्विफैक्शन क्या है बच्चा, तो लिक्विफैक्शन के बारे में बच्चों याद रखनी है कि दिस इज द प्रोसेस इन विच गैस इज चेंज इनटू लिक्विड। जो गैस है मेरे दोस्त वो चेंज हो जाएगा लिक्विड में। इसी प्रोसेस को हम लोग लिक्विफैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विफैक्शन कहते हैं। ठीक है, और आगे है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होती है, तो जिस टेम्परेचर पे बच्चों हमारा जो लिक्विड है वो फ्रीज होकर के सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, आइस फॉर्म में आ जाएगा, वाटर हमारा आइस फॉर्म में आ जाएगा, इसे हम लोग बच्चों फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या लिखा है, इट इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेस इन लिक्विड चेंजेज इनटू सॉलिड। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसे नोट कर लेना। इसे फ्रीजिंग भी कहते हैं और सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। और सॉलिडिफिकेशन की टेम्परेचर कितना है, तो प्योर वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है और 0 डिग्री पे वो प्रॉपर वाटर से सीधे इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो आइस में। तो सब्लिमेशन क्या है अगला प्रोसेस, तो ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस चेंजेज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस। तो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाना, इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तो सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ पे सॉलिड से डायरेक्टली किस में आ गया, गैस में आ गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेपथलीन की गोली। बच्चों से याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बिल्कुल लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ गए हैं, और जो हमारा बच्चों लास्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देनी है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कराई है ना, तो इसमें से जितने सारे ये पॉइंट आपको दिख रही हैं, ये चाहे मेल्टिंग है, मेल्टिंग पॉइंट है, एवापोरेशन है, बॉइलिंग पॉइंट है, कंडेंसेशन पॉइंट है, इन सभी की प्रॉपर आप कॉपी में नोट बना लेना। नोट बनाओगे तभी आपको याद रहेगी। आपको प्रॉपर कॉपी में जो है एक्सप्लेनेशन, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखूँ मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कंडेंसेशन पॉइंट क्या होती है, उसको प्रॉपर लिख लेनी है। ये प्रॉपर मेल्टिंग क्या है ना, और फ्रीजिंग क्या है, तो डैश दे करके सभी की जो डेफिनेशन जो आपके बुक में लिखी हुई है
इसे प्रॉपर बच्चों अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको लिखने में, आंसर लिखने में प्रॉपर हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये क्या है, चलिए इसे पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना, इसके बारे में आपने पिछले क्लास में शायद अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। क्या होता है, व्हेन ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड और अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग, तो जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो डिक्रीज होती है, और जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है वो बढ़ जाती है, होती है ना। जब आप सॉलिड को लिक्विड बनाते हो या फिर लिक्विड को आप गैस बना रहे होते हो, तो इस प्रोसेस में होता क्या है, तो जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो घट जाता है, और जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है, यानी कि स्पेस बढ़ जाता है, तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, वो मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर में चले जाते हैं, और उनके बीच के जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाते हैं। सिमिलरली जब गैस को हम लोग कूल करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को यदि और कूल करो तो वो सॉलिड बन जाता है। तो इसमें कुछ होता क्या है, तो जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बढ़ जाता है, यानी कि जैसे जिस प्रकार से आप वेपर को कूल करोगे, और वेपर को कूल करोगे, उसे लिक्विड बनाओगे, लिक्विड को कूल करोगे, उसे आप सॉलिड में चेंज करोगे, सॉलिड में लाओगे, तो इस प्रक्रिया में होती क्या है, तो पार्टिकल्स धीरे धीरे, देखो सॉलिड पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं, गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर में होते हैं। तो इस पार्टिकल्स जो बहुत दूर दूर में, उसे पास करने के लिए कूल करना होता है। जितना पास करते जाओगे उस प्रकार से इसका स्टेट बदलते जाएगा। और सॉलिड में जो पार्टिकल बहुत पास पास में है, इसे आप गर्म करते हो तो धीरे धीरे वो दूर जाते जाता है। तो जितना गर्म करोगे वो उतनी दूर जाएगी। थोड़ा सा गर्म करो तो लिक्विड में, और अधिक गर्म कर दो वेपर में। अब वेपर को कूल करो तो लिक्विड में, और वेपर से लिक्विड को और ज़्यादा कूल करो तो वो सॉलिड फॉर्मेट में चेंज हो जाती है। बट व्हाट हैपन्स टू द मास ऑफ द सब्सटेंस, तो चेंज जब हम लोग कर रहे होते हैं, तो इस चेंज करने के टाइम पीरियड में जो मास था, जो क्वांटिटी था सब्सटेंस का, क्या उसमें कोई बदलाव आता है क्या? तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। इस साइंटिस्ट का नाम रखो एंटोनियो लेवोजियर, इसका नाम बार बार आपको आ रहा होगा, फिर इसके पहले भी कई सारे चैप्टर्स में इसका नाम जो है क्लास 7 में भी सुन के रखा है। तो एंटोनियो लेवोजियर जो है एक फ्रेंच केमिस्ट होते हैं, और ये कहते हैं कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बच्चा हो रहा होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बच्चों हो रही होती है, तो क्या नहीं होता है, तो केमिकल रिएक्शन के टाइम पीरियड में किसी भी मैटर को हम लोग ना ही क्रिएट करते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं केमिकल रिएक्शन टाइम पीरियड में। तो होता क्या है, तो ये सिर्फ चेंज होता है। ये क्या होता है, सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होता है इस प्रोसेस में। बल्कि कहीं पे डिक्रीज नहीं होती है, क्वांटिटी जो है वो अनचेंज्ड रहती है। हाउएवर इट में चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसेस। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज होता है, लेकिन कभी भी मैटर के नाइदर भी क्रिएटेड, ना ही मैटर को नया बनाते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। सिर्फ उसका जो फॉर्म, जो स्टेट्स है, ये जो स्टेट्स है, बस वही चेंज होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो मास है ना, जो क्वांटिटी है, वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्वांटिटी क्या है, कंजर्व है, वो बर्बाद नहीं होता है, वो जहाँ है जैसा है वैसा ही रहता है। तो इसके डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, किसकी डेफिनेशन, तो कंजर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन, एलसीएम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ से लिख सकते हो कि इन केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आपको पता है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो पहले यहाँ पे सब्सटेंसेस ये है और ये बी है, ये दोनों मिलकर के सब्सटेंस सी बनता है। तो जब भी कभी रिएक्शन हो रहा होता है तो इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्शन से पहले की जो सब्सटेंस है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्शन के बाद जो बनता है नया प्रोडक्ट, इसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट का मास, टोटल मास जो रिएक्टेंट का होगा, टोटल मास है ना, टोटल मास जो रिएक्टेंट का होगा, और जो टोटल मास जो प्रोडक्ट का बच्चा होता है, वो क्या होती है, तो वो हमेशा इक्वली होता है, सेम होता है। यानी कि रिएक्शन से पहले जितना टोटल मास होगा, मास मतलब क्या, वेट, आप सिंपल भाषा में समझो, तो जितना रिएक्शन से पहले वेट होगा, रिएक्शन होने के बाद भी उसका मास टोटल उतना ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो मास है वो कंजर्व हो जाता है ना, वही लिखा हुआ है, इन केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसे ही बच्चा हम लोग कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मास। ठीक है, आइए, तो इस प्रकार से हमने देखा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखी पड़ी हैं, ये एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे। और एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल इसके मैं अच्छे समझ, यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है ना, इसे हीट किया तो बन गया MgO। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मेज़र करेंगे।
रिएक्शन से पहले हमने मैग्नीशियम को मेज़र करा और ऑक्सीजन को मेज़र करा। तो मान लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर मेज़र करने के बाद निकला हमारा ये प्रॉपर 2 केजी, मास मान लो 2 केजी निकला। फिर हम गरम करेंगे और हमने एमजीओ बनाया, तो ये जो एमजीओ है ये भी ऑलमोस्ट 2 केजी ही होगा। थोड़ा पूरा कम होगा तो वो जो है प्रॉपर क्या हो गया, वेपर के फॉर्म में स्मोक के फॉर्म में वो प्रॉपर एयर में मिक्स हो गया, इसलिए थोड़ी पूरी कम हो जाती है, नहीं तो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये बताता है कि मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ मोर देन द मास ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मास है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा हो गया, क्योंकि मास ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इज नॉट कंसिडर्ड, है ना। इफ दैट इज कंसिडर द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी ऑलमोस्ट इक्वल। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो मास है रिएक्टेंट का और जो प्रोडक्ट का मास है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक ना। और भी कुछ चीज़ें दी गई है क्या आप यहाँ पे, ये रिएक्शन को देख सकते हो यहाँ पे क्या आपको प्रॉपर समझाया गया है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाना है। रिएक्शन के बाद बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन से बिफोर हमने क्या किया था, 2 मेजरिंग सिलेंडर लेनी है और सबको प्रॉपर वेट करना है, वेटिंग बैलेंस में वेट करनी है। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट वगैरह सबको वेट कर लेना है ना। तो एट द एंड जो क्वांटिटी है वो आपको दोनों ऑलमोस्ट बच्चों इक्वल ही मिलेगा। तो चूंकि देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, टोटल मास ऑफ एपार्टस प्लस रिएक्टेंट इक्वल होगा टोटल मास ऑफ एपार्टस प्लस प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। चलिए, तो इस तरह से इस पूरी वीडियो की जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। एक छोटा सा पॉइंट बच्चा हमारा यहाँ पे रह गया था, ये इसको आप खुद से देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसको आप समझ सकते हो। मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ देखो, प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस की लिखी पड़ी है, और कन्वर्जन मीन्स की जो प्रॉपर्टी कैसी होती है वो आप देख सकते हो। यदि सॉलिड है, सॉलिड का मास हमेशा डिफरेंट होता है, वो बदलता नहीं है, उसकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा सेम होगा। लिक्विड की क्वांटिटी जो है वो भी डिफरेंट होता है, मास डिफरेंट है, लेकिन गैस का मास डिफरेंट नहीं है, ये घट बढ़ जाता है। सॉलिड का जो शेप है वो भी फिक्स है, लिक्विड का शेप नहीं फिक्स है। और गैस जो है ये इसी कोई फिक्स शेप तो है ही नहीं, जिस भी बलून में डालो तो बलून का शेप, और जिस भी शेप के कह सकते हो बर्तन में इसे डालते हो पानी को और वॉल्यूम को, वो उसी का शेप ले लेता है। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और गैस में ये बहुत कम होता है। और लिक्विड एक केस क्या है, तो लिक्विड में बीच बीच में रहता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सॉलिड में बहुत कम है और गैस में बहुत अधिक है। लिक्विड में कैसा है, तो लिक्विड में कह सकता है कि सॉलिड से थोड़ा अधिक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है। अच्छा, यदि बात करें फ्लूइडिटी की, फ्लूइडिटी मतलब क्या, वो बह सकता है, तो सॉलिड तो कभी नहीं बहेगा, पानी फ्लो करेगा और गैस भी फ्लो कर जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी, हम लोग कंप्रेस किसको कर सकते हैं, तो दबा किसको सकते हैं, तो सॉलिड है तो उसको नहीं दबा सकते। मान लो एक स्टोन है, उसको आपको प्रेस करनी है तो नहीं दबेगा, लेकिन लिक्विड है तो थोड़ा पूरा वो क्या हो जाएगा, दब जाएगा। और गैस तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल है, गैस को आप जितना चाहो उतना प्रेशर डाल के कॉम्प्रेस कर सकते हो, ठीक ना। अगला है रिगिडिटी, स्ट्रॉन्गेस्ट कितनी है, तो जो सॉलिड है बहुत रिगिड होगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा, लेस रिगिड रहेगा, और जो गैस है उसमें कोई रिगिडिटी नहीं होती है। बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, और गैस में जो काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल्स में बहुत अधिक होती है। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को बच्चों लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने बाकी के सभी दोस्तों बच्चों शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल न भूलें, वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपकी ओपिनियन है और क्या आपकी थॉट है, जरूर बताएं।